हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। कामयाबी की तरफ बढ़ते बढ़ते आज जिस नए पायदान पे हम कदम रख रहे हैं वो पायदान है हमारी क्लास 9th की हिंदी कोर्स बी की बुक संचयन भाग 1 का पाठ 5 हामिद खां, जिसे लिखा है एस के पोटेकार्ट ने। ये जो हम देखने आपके पास आज लेकर आए हैं ये पाठ, ये हमारे लेखक के साथ घटी एक घटना को ही हम आपके सामने साझा कर रहे हैं, जो उन्होंने हम लिखी है इस पाठ में, कि कैसे वो पाकिस्तान के तक्षशिला पार्ट में गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात हामिद खां नाम के एक व्यक्ति से हुई थी। तो वही उन्होंने यहाँ पर रखी है। अब ये कहानी उन्हें याद कैसे आई, क्योंकि उन्होंने एक अखबार में खबर पढ़ी कि तक्षशिला में आगजनी हुई है, तो उस चीज़ दंगे हुए, आगजनी हुई, उसको जो है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके दोस्त हामिद खान की दुकान जो है वो सलामत रहे। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं हम। लेखक यहाँ अपने एक अनुभव को बताता हुआ कहता है कि जब लेखक ने तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, वहां पर शरारती लोगों द्वारा आग लगाने के बारे में समाचार पत्र में खबर पढ़ी, तो खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खां की याद आया। लेखक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसके हामिद खां की दुकान को इस शरारती लोगों द्वारा लगाई गई आग से बचा लेना। उन्होंने अखबार में पाकिस्तान के तक्षशिला में तक्षशिला की खबर पढ़ी कि वहाँ शरारती लोगों ने दुकानों में आग लगा दी। तो उन्होंने ये वहाँ पर उन्हें अपने फ्रेंड हामिद खां की याद आई, जिनसे वो वहाँ पर मिले थे, और उन्होंने प्रार्थना करी कि उनकी दुकान सलामत रहे। तो क्या है, अब लेखक अपने और हामिद खां के रिश्ते के बारे में बताते हैं कि कैसे उनसे मुलाकात हुई और कैसा उनका रिश्ता बना। कि एक ओर कड़कड़ाती धूप थी और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे लेखक का बुरा हाल हो रहा था। परेशान होकर लेखक रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह उस गांव में होटल ढूंढ रहा था, तब अचानक एक दुकान लेखक को नजर आई जहां चपातियां पकाई जा रही थी। अब क्या था, गर्मी का महीना था, कड़कड़ाती धूप थी और उन्हें भूख और प्यास लगी थी। तो इससे वो स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहां पर आ गए। वहां पर जब पहुंचे तो एक दुकान से चपातियां पकने की बड़ी अच्छी महक आ रही थी। तो वो उस दुकान की तरफ आकर्षित, भाई भूख लग रही है, चपातियों की महक आ रही है, तो वो उस तरफ बढ़ गए। चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। दुकान में लेखक ने देखा कि एक ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। अब वहां पहुंचे तो एक अधेड़ उम्र का पठान था जो अंगीठियों पे चपातियां बना रहा था। जब लेखक जैसे ही दुकान में एंटर करते हैं, वो अपना काम छोड़कर लेखक को घूर कर देखने लगता है। उसे घूरता हुआ देखकर भी लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अब वो देख रहा था और लेखक मुस्कुरा रहे थे। लेखक बताता है कि लेखक के उसकी ओर मुस्कुराने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक ने बहुत ही धीमी आवाज में उस चपाती बनाने वाले पठान से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा। अब होता है ना, हम लोग जैसे हम मुस्कुरा रहे हैं तो कोई दूसरा हमको देखेगा तो हमें भी स्माइल कर देगा, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन उल्टी थी। लेखक उस पठान को देखकर मुस्कुरा रहे थे, मगर लेखक के हाव भाव में पठान के हाव भाव में कोई चेंजेस नहीं आया। लेखक मुस्कुराते रहे, लेकिन मगर उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, वो मुस्कुराया नहीं। अब उसके बाद लेखक धीमी आवाज से पठान से पूछते हैं, क्या यहाँ पे कुछ खाने के लिए मिलेगा? उस पठान ने लेखक से कहा कि चपाती और गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा है। तो उसने बोला कि हाँ, चपातियां हैं, गोश्त है या सब्जी का मसालेदार शोरबा। शोरबा मतलब रस वाली सब्जी है कोई। ये कह के उस पठान ने लेखक को एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां बैठ जाइए। उस दुकान के एक कोने में एक खाट पड़ी थी, जिस पर एक दाढ़ी वाला बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हाँ हम ठीक है। वहाँ पे आपने एक तरफ इशारा किया कि एक बेंच पड़ी, आप यहाँ बैठ जाइए। तो अब लेखक ने बताया कि वही दुकान पे एक किनारे खाट पड़ी थी, खटिया बोलते हैं ना जिसको, वो पड़ी थी। वहाँ पे एक बुढ़ा जो है वो हुक्का पी रहा था, एक गंदी सी तकिया थे, उस पर कोहनी टिका के वो हुक्का पी रहा था। जब वह दुकान में बैठा हुआ अपने खाने का इंतजार कर रहा था, तब चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा कि लेखक कहाँ का रहने वाला है। लेखक ने उसे जवाब दिया कि लेखक मालाबार का रहने वाला है। तो उन्होंने पूछा भाई कि जब वो इंतजार कर रहा था, वो चपातियां बना रहे थे, दोनों में कन्वर्सेशन हुआ कि भाई, पठान ने पूछा आप कहाँ के हैं? तो उन्होंने, लेखक ने बताया कि मैं मालाबार का हूँ।
उस पठान ने मालाबार नाम कहीं नहीं सुना था, उसने सुना ही नहीं था वो नाम। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पठान ने फिर लेखक से मालाबार के बारे में पूछा कि क्या यह हिंदुस्तान में ही है। लेखक ने हाँ में उत्तर देते हुए कहा कि यह भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। तो अब उसने मालाबार का नाम नहीं सुना था, तो उसने फिर से पूछा भाई ये मालाबार कहाँ है। तब ये हिंदुस्तान में, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये हिंदुस्तान में ही है और ये दक्षिण साइड में यानी कि साउथ इंडिया में ये एक जगह है, दक्षिणी छोर में मद्रास, वहां उसके आगे पड़ता है। पठान ने फिर लेखक से पूछा कि क्या लेखक हिंदू है। लेखक ने फिर हाँ में उत्तर दिया और कहा कि उसका जन्म एक हिंदू घर में हुआ है। तो अब चूंकि वो वहां पे पठान था, वो मुसलमान था, तो उसे सीधे क्वेश्चन किया कि क्या आप हिंदू हैं, तो उन्होंने बोला हाँ मैं हिंदू हूँ और एक हिंदू परिवार में मैंने जन्म लिया है। लेखक से यह सुनने पर कि वह एक हिंदू है, उस पठान ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा क्या लेखक एक हिंदू होते हुए मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। तो अब वो एक मुसलमानी होटल था, तो सीधे उन्होंने पूछा एक मुस्कुराहट में कि आप एक हिंदू हैं और क्या आप एक मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे, ये उसने क्वेश्चन किया। तो इस पर लेखक ने कहा कि क्यों नहीं। उन्होंने बोला हाँ मैं बिल्कुल खा सकता हूँ, क्या दिक्कत है इसमें। लेखक ने वहाँ खाना जरूर खाएगा और लेखक ने उस पठान से कहा कि जहाँ लेखक रहता है वहाँ तो अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो वे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो लेखक ने बोला हाँ मैं बिल्कुल खाऊंगा, बल्कि मैं जहाँ रहता हूँ अगर मुझे अच्छी चाय पीनी है या मुझे अच्छा पुलाव खाना है तो मैं किसी मुसलमानी होटल में जाना ही प्रेफर करता हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मुझे उम्दा किस्म की चाय और उम्दा किस्म के पुलाव को खाना है तो मैं वहीं पर जाना चाहूँगा। पठान लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया। पठान को विश्वास नहीं हुआ कि एक हिंदू होते हुए ये एक मुसलमानी होटल में कैसे खा पी सकते हैं। लेखक कहता है कि लेखक ने उसे बड़े गर्व के साथ बताया कि लेखक के शहर में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक ने पठान को यह भी बताया कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह लेखक के ही राज्य में एक स्थान कोंडगुर में है। क्या तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया कि भाई हमको कोई एतराज़ नहीं है खाने में, जबकि हमारे शहर में हिंदू और मुसलमान बहुत मिलके और अच्छे से रहते हैं। इवन मुसलमानों ने जो पहली मस्जिद बनाई थी वो हमारे ही राज्य में एक जगह है कोंडगुर, वहाँ पर है। लेखक ने पठान से बात करते हुए उसका शुभ नाम पूछा। तो लेखक ने, भाई जब बात हो रही है तो लेखक ने पूछा भाई पठान साहब आपका नाम क्या है। उस पठान ने अपना नाम हामिद खां बताया और यह भी बताया कि जो चारपाई पे बैठे हैं वे उसके पिता हैं। तो ये बताया कि मेरा नाम हामिद खां है और वो जो खाट पे बैठे हुक्का पी रहे हैं वो हामिद खां के पिता हैं। पठान ने लेखक को 10 मिनट तक इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा अभी पक रहा था। तो कोई प्रिपरेशन में टाइम लगता है, उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स रुकिए, अभी आपके लिए सारा प्रिपरेशन हो रहा है और आ जाएगा अभी खाना। लेखक भी इंतजार करने लगा। लेखक कहता है कि हामिद खान ने जोर से किसी अब्दुल को आवाज लगाई। उसके आवाज लगाते एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने उनकी किसी प्राचीन भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। अब जब इंतजार कर रहे थे, इसमें हामिद खान ने एक अब्दुल नाम के आदमी को आवाज दी। तो एक लड़का आया जो आंगन में मिर्ची सुखा रहा था, आया और वहां पे कुछ उनकी जो अपनी लोकल लैंग्वेज होती है उससे उन्होंने कुछ उसको बोला कि ऐसा करो। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा और तुरंत वो कहाँ गया, दुकान के पीछे की साइड में गया। उसने एक थाली में चावल लाकर लेखक के सामने रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की प्लेट में गोश्त या सब्जी का शोरबा परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया। लेखक ने बड़े शौक से भरपेट खाना खाया। अब जो आदेश दिया था उसमें वो पीछे गया, प्लेट लगाई, प्लेट में चावल रखा, चावल लाके लेखक के सामने रख दिया। उसी प्लेट पे हामिद खान जो तो रोटियां सेक रहे थे गरम गरम, उन्होंने वो प्लेट में रख दी। फिर एक बाउल में गोश्त या उसका शोरबा लाके सब्जी का वो पास में रख दिया और एक साफ कटोरे में पानी लाके रख दिया। भाई लेखक भूखे थे, उन्होंने भरपेट खाना वहां पर खा लिया। खाना खाने के बाद जेब में हाथ डालते हुए लेखक ने हामिद खान से पूछा कि भोजन के कितने पैसे हुए।
अब भाई जब खाना खाया तो पैसे भी देंगे, भाई होटल था तो उन्होंने पूछा भाई कितने पैसे हुए। हामिद ने मुस्कुराते हुए लेखक से का हाथ पकड़ लिया और बोला कि लेखक उसे माफ कर दे क्योंकि वह भोजन के पैसे नहीं लेगा, क्योंकि लेखक हामिद खां का मेहमान है। हामिद खां ने पैसे लेने से मना कर दिया कि आप हमारे मेहमान हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं हिंदुस्तान से, तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हामिद खां की इस बात को सुनकर लेखक ने बड़े प्यार से हामिद खां से कहा कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते हामिद खां को खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। लेखक ने हामिद खां को लेखक की मोहब्बत की कसम भी दी। लेखक ने 1 रुपए के नोट को हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह उन पैसों को लेने से हिचकिचा रहा था। उन्होंने कहा लेखक ने कि भाई आप मेहमान नवाजी की बात है तो एक बात अलग होती है, मेहमान है, आपने बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करी, लेकिन आप एक दुकानदार भी हैं, इसलिए आपको खाने के पैसे लेने ही पड़ेंगे। तो 1 रुपए का नोट उन्होंने उसके आगे बढ़ाया और ज़बरदस्ती लेने के लिए बोला, जबकि हामिद खां उन पैसों को लेने से बहुत हिचकिचा रहे थे कि हम पैसे नहीं लेंगे। उसने वह रुपया लेखक से लेकर फिर से लेखक के हाथ में रख दिया। उन्होंने पैसे लिए हामिद खां ने और फिर से वो लेखक के हाथ में रख दिए। रुपए को लेखक के हाथों में रखते हुए हामिद खां ने लेखक से कहा कि उसने लेखक से खाने के पैसे ले लिए हैं, मगर वह चाहता है कि यह 1 रुपया लेखक के हाथों में रहे और जब लेखक अपने देश वापस पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने पैसे ले लिए हामिद खां ने और फिर से वो हामिद खां ने लेखक के हाथ में रख दिए। कहते कि आपने जो खाना खाया उसका पैसा मैंने आपसे ले लिया, मगर ये जो पैसे मैं आपके हाथ में रख रहा हूँ, ये जब आप वापस हिंदुस्तान जाएंगे और वहाँ आपको जब अच्छा पुलाव खाने की बहुत ही मन हो, तब आप किसी मुसलमानी होटल में जाइएगा और वहाँ मुझे याद करते यानी अपने दोस्त हामिद खां को याद करते हुए वो पुलाव खा लीजिएगा। ये बात उन्होंने बोली। लेखक कहता है कि हामिद की दुकान से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला गया। अब उनका पेट भर गया तो वो तक्षशिला के खंडर देखने के लिए चले गए। उसके बाद लेखक ने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी लेखक के मन में बिल्कुल ताजा हैं। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। तो वहां से वो तक्षशिला के खंडरों को देखने गए, वहां से फिर वापस आ गए। कभी हामिद खां से मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं, उन्हें दोबारा कभी देखा नहीं, लेकिन उनकी आवाज, उनकी शक्ल, मुस्कुराहट भरा चेहरा, सभी कुछ उनके जहन में अभी भी बिल्कुल ताजा था। वो सब कुछ उन्हें याद था जो उस दिन घटा था। आज वर्तमान में जब लेखक ने तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारी की आग के बारे में सुना तो लेखक भगवान से यही प्रार्थना कर रहा है कि हामिद और उसकी वह दुकान जिसने लेखक को उस कड़कड़ाती दोपहर में छाया और खाना देकर लेखक की भूख को संतोष प्रदान किया, वह सही सलामत बची रहे। तो अब आज भाई जाहिर सी बात है, हम कहीं जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है, तो हम अगर कभी उस जगह पे कुछ अनहैपनिंग होती है, कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, तो हम बस यही कामना करते हैं कि हमारे जो प्रियजन हैं या हम जिनसे मिले हैं, जिनसे हमें लगाव हुआ है, वो हमेशा सलामत रहें। तो वही लेखक के साथ आज हो रहा था। उन्होंने जब सांप्रदायिक दंगे तक्षशिला में होते हुए देखे, पेपर में पढ़ा, तो उन्हें बस यही था कि हामिद खां, उनकी दुकान सलामत रहे, उनका दोस्त सलामत रहे, वो यही कामना कर रहे थे। तो इस तरीके से लेखक ने के साथ जो एक घटना घटी थी उन्होंने हमारे सामने रखी कि लोग कैसे कैसे होते हैं, ये चीज़ हमको बताई गई थी। अब इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सांप्रदायिक दंगों की खबर पढ़कर लेखक कौन सी प्रार्थना करने लगा था? जब सांप्रदायिक दंगे देखे तो क्या उन्होंने एक ही प्रार्थना करी थी कि उनका दोस्त और उनकी दुकान सलामत रहे। कौन दोस्त? हामिद खां और उनकी दोस्त जिन्होंने उन्हें कड़कड़ाती धूप में छाया और भोजन दिया था, वो हमेशा सलामत रहे। तो यहाँ पर क्या था? सांप्रदायिक दंगों की खबर पढ़कर लेखक को हामिद खां उसकी दुकान की याद हो आई। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान इस आगजनी में बचा लेना। प्रश्न संख्या 2 है, हामिद खां की दुकान का चित्रण कीजिए। दुकान में जब था ना तो दुकान को बताया गया था, दुकान कैसी थी, तो वही आपको यहाँ पर अपने शब्दों में बतानी है। हामिद खां की दुकान तक्षशिला रेलवे स्टेशन से 1.25 मील दूर एक गांव के तंग बाजार में थी। उसकी दुकान का आंगन बेतरतीब से लिपा था तथा दीवारें धूल से सनी हुई थी, मतलब बहुत ही टूटा फूटा पुराना सा जैसे होता है जहां पर, वैसा होटल था। अंदर चारपाई पे हामिद के अब्बा हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। दुकान में ग्राहकों के लिए कुछ बेंच भी पड़े हुए थे। तो जैसे पुरानी सी गांव की एक दुकान हो सकती है, वैसी एक दुकान वहां पर थी।
प्रश्न संख्या 3 है, लेखक को हामिद खां की याद बनी रहे इसके लिए उसने क्या तरीका अपनाया था। हामिद खां को हमेशा लेखक याद रखें तो इसके लिए हामिद खां ने क्या तरीका, उन्होंने उनके दिए 1 रुपए को वापस लेखक को दिया और कहा कि आप अपने इलाके में जब कभी भी किसी मुसलमानी होटल में अच्छा पुलाव खाने जाएं तब ये 1 रुपए आप उस दुकान मालिक को दे दीजिएगा, इस तरह आपको हमारी याद बनी रहेगी। उन्होंने यही चीज बोली थी। तो यहाँ पर क्या दिया था, भारत जाने पर भी लेखक को हामिद खां की याद आई, इसके लिए उसने लेखक को भोजन के बदले दिया गया रुपया वापस करते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि वह आपके हाथों में रहे। जब आप पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। तो यहाँ पर यह कि चलिए खाने के माध्यम से हम लोगों की दोस्ती हुई है, तो जब आप हिंदुस्तान में खाना खाएं तब भी आप हमको याद रखें, ये जरिया हामिद खां ने निकाला था। प्रश्न संख्या 4 है, हामिद ने अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वाह किस तरह किया था। हामिद ने किस तरीके से अतिथि देवो भव का किया था, बहुत अच्छे से स्वागत किया था, पैसे नहीं लिए थे, ये सब किया था ना, तो वही लिखना है। लेखक तक्षशिला के पौराणिक खंडर देखने पाकिस्तान गया था, वह भूख प्यास से बेहाल होकर खाने की तलाश में हामिद की दुकान पर गया। वहां वह लेखक की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने लेखक को आदर से भोजन ही नहीं कराया बल्कि उसे अपना मेहमान समझकर उससे पैसे नहीं लिए और सदा सदा के लिए लेखक के मन में अपनी छाप छोड़ दी। इस तरह उसने अतिथि देवो भव परंपरा का निर्वाह किया। तो मतलब हमारे मेहमान आते तो हम उनसे पैसे तो नहीं लेते ना, तो इसी तरीके से हामिद ने भी इस परंपरा का निर्वाह किया था। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमने आपको अच्छे से समझाया, कुछ क्वेश्चंस भी कराए, लेकिन इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जिन्हें हम पहले करा चुके हैं उन्हें जरूर देखिएगा। वन शॉट रिवीजन सिर्फ आपके लिए हिंदी में ही अवेलेबल नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट्स में आपके लिए मिल रहे हैं, पूरा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट। तो ये आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल magnetsbrain.com पे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ वन शॉट रिवीजन है, आपको ये क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी क्लासेस आ जाएंगी जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है, 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो आप हैं क्लास 9th में, आप जहाँ पर 9th है वहाँ वॉच नाउ है, इसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने 9th के सभी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जिनमें फुल कंप्लीट चैप्टर रिवीजन इन वन शॉट अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, आपके जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम या टेस्ट होने वाला है उसे आप क्लिक करेंगे। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने उस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं सभी आपके सामने होंगे। अब आपको सिर्फ करना क्या है, उन चैप्टर को सेलेक्ट करना है, उनके वीडियोस को देखना है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या टेस्ट में आने वाले हैं। आप उन वीडियोस को देखिए, अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए, लेकिन साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।